तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि जब मैंने 10th में 10 सीजीपीए अटेन किया था, तो बहुत सारे लोग थे मेरे सराउंडिंग्स में जिन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत गलत डिसीजन ले रही हो कॉमर्स की तरफ जाकर। ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स तुमको कहीं नहीं लेके जाएगा, तुम्हें साइंस ही लेना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो जब मैं मेरा वो फेज़ था, तो एक टर्म हम आज बहुत सुनते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जी। जो मुझे हमेशा होता था, क्योंकि मेरे सारे बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वो जॉब में लग चुके थे, वो पार्टीज करते थे, वो जी। एंजॉय करते थे, और उनकी स्टोरीज मुझ तक पहुंचती ही थी। आप बिल्कुल बिल्कुल कट आउट नहीं कर नहीं सकते कर अपने सकते। सोशल लाइफ को। ये सारे फेज आए मेरी लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 महीने के लिए जॉब की थी, तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं श्योर होना चाहती थी कि क्या मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। तो जब मुझे केपीएमजी में जॉब मिल गई, मैं एक टैक्स एनालिस्ट के जॉब में वहाँ पे गई थी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इससे बेहतर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जब भी बात जुबा पे बोकारो के बच्चों की आती है, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो, कला, खेल या शिक्षा, हर क्षेत्र में बोकारो के बच्चों ने नाम रोशन किया है। इसी संदर्भ में आज हमारे शो लेट्स टॉक प्रेजेंटेड बाय रिपोर्ट्स मीडिया नेटवर्क एंड स्पॉन्सर्ड बाय ला गार्डनिया बैंकेट हॉल में आज हमारे साथ मौजूद हैं अदिति झा जी, जिन्होंने यूपीएससी के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में दूसरा स्थान हासिल किया है। नमस्कार, प्रणाम जोहार, मैं कुमार शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो अदिति झा जी, आपको हमारे पूरे टीम बोकारो रिपोर्ट्स एंड ला गार्डनिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। किसी भी बात पे आने से शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मेरा नाम अदिति झा है और मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के इस प्रयास में दूसरा स्थान प्राप्त की हूँ, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग बोकारो स्टील सिटी झारखंड से ही की है, जिसमें मैंने 10th तक की पढ़ाई जीजीपीएस सेक्टर 5 से की है, और उसके बाद 2016 में मैं 12th की हूँ चिन्मय विद्यालय से। और उसके बाद फिर मैं बैंगलोर गई, जहाँ से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। फिर मुझे प्लेसमेंट मिला और मैं केपीएमजी में कुछ 3 महीने काम की, बट फिर मैंने उस जॉब को रिज़ाइन किया और फिर मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तरफ तैयारी में लग गई। किसी भी बात पे आने से पहले कुछ बात फीलिंग्स की हो जाए। रिजल्ट आने वाला था और सबसे पहले तो रिजल्ट आने से पहले की फीलिंग बताएं, आपकी कैसा महसूस कर रही थी, नर्वस थी, क्या था? आखिरकार तीसरा अटेम्प्ट जो था आपका। रिज़ल्ट हमारा थोड़ा डिलेड हो गया था, हमारे एक्सपेक्टेशन से 15-20 दिन रिज़ल्ट लेट आया। तो तब तक वो जो एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं डाई डाउन हो चुका था, और रिज़ल्ट इतना अचानक से आया कि हमें वो यकीन ही नहीं हुआ कि रिज़ल्ट आ चुका है। मुझे लगा किसी ने मजाक कर दिया ये, बट फिर मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया, वेरीफाई किया कि हाँ ये यूपीएससी के साइट पे अपडेटेड है, तो फिर यकीन तो हो गया कि हाँ नौकरी लग चुकी है, रिज़ल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपने खुद देखा था या घर वालों ने दिखाया या किसी और ने बताया? पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया, तो वही मुझे लगा कि शायद ये मजाक कर रही है मुझसे, क्योंकि मैं इतने दिन वेट कर रही थी रिजल्ट का। पर जब मैंने खुद चेक किया तो फिर मुझे तसल्ली मिली कि हाँ अब रिजल्ट आ चुका है। फिर मैंने अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म किया। ये जो रैंक 2 है, जो रैंक 2 आया, ये आपने खुद देखा था या आपके फ्रेंड ने पहले बताया? ये मैंने खुद ही देखा था। उस समय क्या फीलिंग थी आपकी, सबसे पहले तो ये बताइए। वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि रैंक 2 आ जाएगा, मतलब वो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक ना एक उम्मीद थी कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा और नौकरी मिल सकती है इस बार, लेकिन ऐसे रैंक 2 आ जाएगा ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, तो ये एकदम ही सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग था। और जब पेरेंट्स को पता चला तब? उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था ये। मैं तो सिंक इन नहीं कर पा रही थी, बट उन्हें समझ आ गया था कि रिजल्ट आ चुका है और सेकंड रैंक हासिल किया है, तो वो बहुत इमोशनल थे और बहुत खुश थे। फिर तो फ़ोन का तांता भी लग गया होगा कि। अगर बात करें हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, तो कुछ लोगों को जैसे शॉर्ट में हम इसे आईईएस कहते हैं। जनरली लोग आईईएस से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस समझते हैं। तो आपको कब पता चला कि ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी है जहाँ पे मैं सर्व कर सकती हूँ अपने नेशन को? अब पहले तो मैं ये प्लेटफॉर्म लेना चाहूँगी और ये मैं बताऊँगी कि आईईएस एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है, और ईएसई जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। जी। तो मुझे इस बात की अंदाज़ा लगी आई थिंक जो 11th स्टैंडर्ड में। तो मेरे एक सर है, उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी, AK सिंह सर। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, और मैंने उनको इकोनॉमिक्स बताया। तो उन्होंने बोला कि फिर तुम यूपीएससी का ये एग्ज़ाम क्लियर करो, क्योंकि ये है सिविल सर्विसेज,
तुम्हारे इंटरेस्ट तुमको वहाँ लेकर जाएंगे और तुम पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हो। स्कूल में ही आपको पता था कि मुझे आईएएस बनना है? आपने उस समय से ही तैयारी शुरू कर दी थी? दिमाग में मेरे आ चुका था और फिर डायरेक्शन मैंने उस हिसाब से तय कर लिया, बट एकदम अच्छे तरह से तैयारी मैंने मास्टर्स में शुरू की अपने पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर हम इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करना चाहें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आईईएस से दो चीज़ें समझते हैं लोग, लेकिन अगर हम बात अगर करें आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की और इकोनॉमिक सर्विस की, तो क्या क्या दिक्कत आई आपको इकोनॉमिक सर्विस में पहले जानकारी इकट्ठा करने में? जानकारी इसमें जेन्युइनली कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, बट मैंने कुछ टॉपर्स थे पहले जिन्होंने कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं, तो मैंने उनके ज़रिए उनके टॉपर्स के टॉक के थ्रू एक बुक लिस्ट बनाई। फिर मैं वो सारे बुक्स इकट्ठा करना शुरू की। फिर जब मैं तैयारी शुरू की तब मुझे पता चला कि कुछ एक आध इंस्टीट्यूट हैं जो शायद इसका टेस्ट सीरीज भी करते हैं जी। वरना मेंस का ही होता है ऑप्शनल। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आप उसका ही टेस्ट सीरीज करते हैं, बट अब कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेसिफिकली आईएएस के लिए मेंटोरशिप देते हैं आपको। तो वो बाद में मुझे चेंज आया, इनिशियली मैंने खुद ही अपना होमवर्क ज़्यादा किया। उस समय तो काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, तो जैसे अगर हम बात करें तो तैयारी जब आपने शुरू की तो क्या आपने बैंगलोर में रह के तैयारी की या आप अपने होम टाउन में ही आके तैयारी कर रही थी? इनिशियली बैंगलोर में शुरू की थी, अपने कॉलेज में ही शुरू की थी। मुझे मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद मैंने बुक्स इकट्ठा किया, एक दिन मैं गई और सारे बुक्स लेकर आई जितने भी टॉपर्स ने सजेस्ट किए थे। फिर मैं उनको खुद पढ़ना शुरू की, उनसे नोट्स बनाना शुरू की और बस ऐसा ही जर्नी रहा। कितना टफ था स्केड्यूल, कितना टफ रहता था आपको? बोर? हाँ, जैसे कि मैंने 2019 से शुरू कर दिया था, तो ओवरऑल अगर देखें तो मैं रफली 6 to 8 आवर्स देती थी ज़रूर। उसमें भी मैं ये इंश्योर करती थी कि न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी एक हैबिट हो जी। और मेरे लिए जैसे इसमें ऑल टुगेदर 6 पेपर्स होते हैं, तो मेरे लिए एक पेपर था जो बहुत टफ था, वो थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है, क्वान्टिटेटिव पेपर है। तो उसके लिए मैंने इंश्योर किया कि मैं पिछले 12 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मतलब A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो वो एक पार्ट था जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टू क्रैक था एंड मैं उस पर काम ज़्यादा करने की कोशिश की। बाकी सारे मेरे मेंटोर्स और कॉलेज के थ्रू मुझे हेल्प मिल गई ज़्यादा। जिस तरीके से हमने बात अभी तैयारी की कर ही रहे हैं, तो हम तैयारी को शुरू से ले आते हैं, अब फिर से बिगनिंग करते हैं, और ताकि अभी जो बच्चे हमें देख पा रहे होंगे या देखेंगे उनको भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप भी एक एस्पिरेंट थे, आपने भी लोज एंड अप फील किया है और आप समझती हैं कि आज जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी ये चीज़ और यही सेम फेज से गुजरते हैं। तो आज हमारे आपसे बात में उनको भी जानकारी मिले कि कैसे वो अपने एग्ज़ाम्स या प्रिपरेशन को सॉर्टेड कर सकते हैं। तो आपने अपनी तैयारी सबसे पहले जो आईएएस की थी वो शुरू कब की? प्रिसाइजली 2019 में की। 2019 में। और आपने शुरुआत कैसे किया इस चीज़ के लिए? सबसे पहले मैंने कुछ टॉपर्स के टॉक देखे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस कैसी रही है। उसके बाद मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। आई थिंक सिलेबस इस पूरे एग्जामिनेशन का बाइबल कह लीजिए आप उसको। आप सिलेबस ले लीजिए और साथ में PYQs देख लीजिए। सिलेबस आपको निकालने में दिक्कतें नहीं आई? नहीं, वो यूपीएससी के वेबसाइट पे है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस देखकर आपको तब तक अंदाज़ा हो जाता है बैचलर्स के बाद कि कौन से पॉइंट्स आपके हाईज हैं और कौन से लोज है जी। और आप उस अकॉर्डिंगली मास्टर्स में उसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग वाज टॉपर्स शो और फिर सिलेबस और PYQs, यहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने बुक्स इकट्ठा किया, फिर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, फिर रिविज़न जितना हो सके उतना रिविज़न किया। और फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा एक एम था कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहूँ। तो वो मैंने जब अचीव कर लिया तो मुझे लगा ठीक है, थोड़ा बेस तैयार हो चुका है बच्चा। फिर मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली में मेरे मेंटोर हैं विभास झा सर, उनके अंदर मैंने ट्रेनिंग ली और उन्होंने मुझे फिर थरोली पूरा कंप्लीट करा दिया। तो एग्ज़ाम से पहले बेसिकली मैंने सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया। तो आपने कोचिंग भी अटेंड किया था क्या? जी, मैंने 8 महीने के आसपास कोचिंग लिया था सर। उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करी? हाँ बिल्कुल। अगर हम तैयारी का फेज़ याद करें, आप अभी 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, वापस से आप अपनी तैयारी के फेज़ में, तो सबसे ज़्यादा आपके जहन में क्या बात आती थी, क्या आप फील करती थी? क्योंकि नर्वस होना इज़ वेरी कॉमन। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में अगर हमारा रिज़ल्ट वैसा नहीं है एक्सपेक्टेड तो हम नर्वस फील करते हैं। तो क्या आपका कैसा रहता था और आप कैसे उस पर काबू करती थी? तो जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको 2019 से जो मैंने मेंशन किया,
तो 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, जो कि बस मैंने दे दिया था एक अटेम्प्ट जस्ट टू सी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ब्रश अप करनी है, जो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे पेपर 1 एक होता है इसमें, तो वो जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर 1 उस टाइम मैं कहीं स्टैंड नहीं करती थी उस पेपर पे, तो मुझे उस पर बहुत वर्क करना था। उसके बाद एक कांस्टेंट सीरीज रहा है जहाँ मैं सारे एग्जाम्स में नॉट सिलेक्टेड रही हूँ, जो भी एग्जाम्स में अपियर हुई हूँ, बट फिर मैंने उन सारी चीज़ों पे काम किया जो भी मेरे लोज थे। डिफरेंट एग्जाम थे वो क्या? जी, आरबीआई का एक पेपर होता है वो था, नेट जेआरएफ का पेपर होता है। तो इन सारे एग्जाम्स में मुझे 1-2 अटेम्प्ट लगे हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो उस दौरान मेरे अंदर सेल्फ डाउट बहुत बढ़ गया था कि कहाँ क्या कमी रह रही है, क्या किस में मैं पीछे रह जा रही हूँ। तो फिर मैंने सब कुछ को समझा, उस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की और मैंने शुरुआत करी इस बार। तो यही जो मेरा अटेम्प्ट रहा है, फिर इसमें मैंने वो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। तो उसका यही, जैसे आपने तो काफ़ी शॉर्टेड बताया, इस चीज़ में मैं थोड़ा एलाबोरेट करके पूछता हूँ आपसे। एक तरफ है हमारा ये गवर्नमेंट सेक्टर है और ये टफ एग्ज़ाम्स हैं, ऊपर से एस्पिरेंट्स भी आज इतने नंबर में बढ़ गए हैं कि काफ़ी कंपटीशन काफ़ी हाई है। दूसरी तरफ हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं जहाँ पे आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हम इजीली फेस ऑफ कर सकते हैं, आगे मिल सकते हैं और जॉब मिल सकती है। जॉब आज है प्राइवेट सेक्टर में। और रही बात अगर हम पैसों की भी करें तो सैलरी हाइक हम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देख पाते हैं। और उस सिचुएशन में हमें अपने पे कंट्रोल करना है, हमें यही गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज़ करना है, इसी में आगे बढ़ना है। तो क्या ये सारे फेजेस नहीं आ रहे थे? ये सारे फेज आए मेरी लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 महीने के लिए जॉब की थी, तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं श्योर होना चाहती थी कि क्या मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। तो जब मुझे केपीएमजी में जॉब मिल गई, मैं एक टैक्स एनालिस्ट के जॉब में वहाँ पे गई थी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इससे बेहतर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जो मेरी इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स की थी उसको मैं इतना यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो सैलरी मुझे शुरुआत में ठीक मिली थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह वहाँ लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये कॉल लिया था जो मेरे लिए टफ था उस वक्त, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब में लग चुके थे। ये भी एक फेज़ है, ये बहुत बुरा फेज़ है जहाँ पे आप अपने सारे साथियों को देखते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं। हाँ। और वो अर्न कर रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और आपको एक तरफ डेडिकेटेड होके बैठना है। दिन के 4 घंटे 8 घंटे आपको पढ़ाई में देना है। उस फेज पे आप कैसा महसूस करती थी? और साथ में इस चीज़ को आप ऐसा बताएं कि उन लोगों को भी हेल्प मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरह से आपको मेंटली ट्रेन करता है। तो जब मेरा वो फेज़ था, तो एक टर्म हम आज बहुत सुनते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मुझे हमेशा होता था, क्योंकि मेरे सारे बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वो जॉब में लग चुके थे, वो पार्टीज करते थे, वो एंजॉय करते थे, और उनकी स्टोरीज मुझ तक पहुंचती थी। आप बिल्कुल कट आउट नहीं कर सकते अपने सोशल लाइफ को। बट मुझे पता था कि जो मैं अचीव करने वाली हूँ उससे भी मैं एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड रहूँगी, लेकिन अभी मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। तो वो मेंटल ट्रेनिंग ना मैंने खुद को खुद से दिया है। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरी फैमिली, जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, छोटा है मुझसे बट वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है थ्रू आउट। तो इन सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम पहुंच जाओगे अपने एंड रेस पर, बट जस्ट गिव इट ऑल। तो वो एटीट्यूड से, वो पुश से, वो सपोर्ट सिस्टम से, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो हमेशा 1 कॉल अवे रहे कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लो, मुझसे बात कर लो। तो आई थिंक मैं यहाँ पे बैठी हूँ बट मेरे पीछे बहुत लोग रहे, तो इन सबका सपोर्ट जो रहा है, गुड सर्कल। जी बिल्कुल 100%। ये सारे लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट कर फिर मुझे बोला है कि यू विल बी गेटिंग थ्रू इट। तो फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। पढ़ाई की बात करें तो आपने अपना स्केड्यूल कैसा बनाया था? अगर आप डेली लाइफ की बात करें, एक तब जब आपने शुरुआत की, जब आप वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पे, साथ में दूसरा फेज जब आप अपने कोचिंग ज्वाइन किया, एकेडमी ज्वाइन करी, उसके बाद तीसरा जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, ये तीनों स्केड्यूल कैसा था आपका? तो जो मेरा पहला स्केड्यूल था उसमें मेरा कॉलेज टाइमिंग काफ़ी हेक्टिक हुआ करता था। तो मैं सुबह 9 बजे चली जाती थी कॉलेज, एंड आफ्टर कॉलेज लाइक 3:30 ऑनवर्ड्स मैं लाइब्रेरी में थोड़ी देर बैठा करती थी। और लाइब्रेरी के रिसोर्स मेरे बहुत अच्छे थे कॉलेज के, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उनका बेस्ट यूज़ कर पाऊँ। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठकर अपने नोट्स कंप्लीट करके, जो कॉलेज में पढ़ाया गया है वो कंप्लीट करके, मैं उस दिन का फिर रैप अप करके आ जाती थी घर। फिर घर में मैं इतना नहीं पढ़ती थी कॉलेज के टाइम।
और फिर एग्ज़ाम के दौरान मैं एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो उसके 15 दिन पहले से मैं अच्छे से पढ़ाई चालू कर देती थी कि मतलब कॉलेज में मैं बेस्ट रहूँ। फिर दूसरा स्टेज आता है कि मैं दिल्ली जब आई, तो दिल्ली में जो मैंने बेस इकट्ठा कर रखा था नॉलेज का, उस पर ऐड ऑन हो रहा था। तो उसमें भी मैं ये इंश्योर करती थी कि जो क्लास में पढ़ाया गया उस दिन, वो तो मैं अच्छे से रिवाइज कर ही लूँ। जो मैंने मास्टर्स के नोट्स बनाए हैं वो भी, जो सर ने नोट्स दिए हैं वो भी, और कहीं मैंने बुक्स में अगर रफली लिखा हुआ है तो उन सबको ऐड करके मैं एक अच्छा सा अपना तैयार कर लूँ उस पर मटीरियल। और फिर एक सेल्फ स्टडी का टाइम आया जिसमें मैंने सब कुछ कट आउट कर दिया। मैंने सब एवरीथिंग लाइक सोशल मीडिया या जो भी आप कह लीजिए, मैं सब बंद कर चुकी थी। तो उस वक्त मैं सिर्फ कोशिश करती थी 10 से 12 से 14 घंटे मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, जो फेज मेरे ख्याल से 3 महीने के आसपास रहा है। एक टर्म है, जब आप नोट्स की बात कर रही थी तो आज एक टर्म चलता है जैसे शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स। इस टर्म को भी ज़रा आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या है? क्या लॉन्ग नोट्स फ़ायदेमंद है या शॉर्ट नोट्स फ़ायदेमंद है? ज़रूरत किसकी है? मुझे लगता है दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक आंसर लिखते हो तो आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना होता है, लेकिन आंसर के टेक्निकल टर्म्स आप शॉर्ट नोट्स जो बनाए हो उसी से आपको याद आएगा। तो मैंने दोनों ही बनाया है। जब मैं सर से पढ़ रही होती थी या मैं कॉलेज में थी, जब मेरे पास टाइम था, तो मैंने एक इलेबोरेट नोट बनाया। लेकिन जब मैं मल्टीपल रिविजन्स दे रही होती थी तो मैं उस इलेबोरेट नोट का एक शॉर्ट नोट बनाती थी कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं इनको देख के वो टेक्निकल टर्म्स याद कर लूँ। तो मुझे लगता है एक ब्लेंड ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। और अब जब आपने ये किया है तो एक छोटा सा सवाल ये भी है कि अब मैं आपने वो अचीव कर लिया है तो उस समय मैं इसको एक्सक्यूज़ ही समझूं। जो बच्चे आज एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, मैं अपने सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है तो मुझे एकेडमी भी जानी है, फिर मैं अपने कॉलेज से आऊँ, एकेडमी जाऊँ, फिर सेल्फ स्टडी करूँ, कैसे हो पाएगा? मेरे से नहीं हो पाने वाला। तो क्या हो पाता है? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, ये फेज़ मेरा भी था। मैं भी ऐसी बातें करती थी अपने मम्मी पापा के सामने कि मैं कैसे करूँ ये सारी चीज़ इकट्ठे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कर लेते हो। अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है और अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वो सब कर लिया है। बस आपको एक शेड्यूल बनाना है, उस पर स्टिक करना है और आपको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है। सिर्फ आपको जैसे भी करना, आपको कभी गुस्सा आ सकता है, कभी आप बहुत खुश हो सकते हो, आप सारे इमोशंस फील करो, लेकिन अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपना स्केड्यूल पूरा कर लो। एक्सक्यूजेस नहीं है। एक्सक्यूजेस नहीं है ये, मुझे लगता है ये फीलिंग होती है हर स्टूडेंट की थ्रू आउट, जो वो फील करते हैं और जो कर लेते हैं फिर वो उनको डिटर्मिनेशन भी रहती है, और जो नहीं करते हैं फिर वो तो एक्सक्यूज पे चल ही रहे। लगे रहो का मंत्र क्या है आपका? मंत्र मेरा बहुत सारा फंडा है, या मंत्र कह लीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का पुश, मेरी फैमिली की वो खुशी देख पाने का वो मोटिवेशन, और ये सारी चीज़ें, और मेरा खुद का भी वो डिटर्मिनेशन कि मैं पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा उस तरफ प्रेरित करी। और सबसे बड़ी मोटिवेशन कि मेरे पास जॉब नहीं था, मैंने जॉब छोड़ दिया था और मुझे जॉब चाहिए ही थी किसी न किसी जगह, अच्छी जगह। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र लगे रहेगा कि आपको अपने लिए कमाना है, सबके लिए कुछ करना है। इससे पहले कि हम जाने वाले हों, दो सवाल हैं जो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा। सबसे पहला तो आपने अपने लाइफ का रोल मॉडल किसको माना है? अपने पेरेंट्स को फॉर श्योर मैंने माना है, और मेरे विभास झा सर हैं उनको भी माना है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, वो देखकर मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ कि मुझे लगता है कि इस नॉलेज के साथ आप चेंज ला सकते हो। तो वो मेरे एक रोल मॉडल रहे, और मेरे पेरेंट्स रहे कि वो इतने हार्ड वर्किंग है, वो मुझे इस जगह पे पहुंचा सके। और दूसरा सवाल, हम किसी ड्रीम के पीछे भागते हैं, जाते हैं, तो हमारा एक सपना रहता है कि अगर मैं ये बन जाऊंगा ना तो मैं पक्का ये काम तो ज़रूर करूंगा। तो आपका क्या है ये? तो मुझे पीएचडी करनी है, आगे चल के रिसर्च करना है। और जो टॉपिक मैंने हमेशा से सोच रखा है, अब आगे जाके क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर टॉपिक हमेशा से रही है विमेन एम्प्लॉयमेंट पे, कि विमेन क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमी में। तो मैं इस अराउंड ज़रूर कुछ करना चाहूँगी कि विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। रूरल और अर्बन दोनों दोनों? कंबाइंड, यस। क्योंकि वो पूरे 50% ऑफ द पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं, तो उनका अगर मिल जाता है हमें सहयोग, तो फिर हम कहाँ से कहाँ बढ़ सकते हैं। तो ये एक हमेशा से मेरी इंटरेस्ट रही है, और होपफुली मैं आगे इस पर काम जरूर करूँ।
अभी हमने जितनी भी बात करी ज़रूर बच्चों को मदद मिली होगी, लेकिन एक मोटिवेशनल मैसेज या मैसेज जो आज हमारे बच्चों तक पहुँचे और जो आपने फील किया हो अपने टाइम स्पैन में, जो आप तैयारी कर रही थी, जो आज हमारे बच्चों को भी काम आ सके। जी तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि जब मैंने 10th में 10 CGPA अटेन किया था, तो बहुत सारे लोग थे मेरे सराउंडिंग्स में जिन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत गलत डिसीजन ले रही हो कॉमर्स की तरफ जाकर। ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स तुमको कहीं नहीं लेके जाएगा, तुम्हें साइंस ही लेना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तुम पढ़ाई में तेज़ हो। बट मेरे अंदर हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, और मेरे मम्मी पापा का वो सपोर्ट और वो पुश कि तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तुम उसमें जाओ, तुमको ज़रूरी नहीं है कि कोई सोसाइटल प्रेशर के लिए तुम्हें साइंस लेनी है। तो उस बात को अपने अंदर की वो बात सुनते हुए और अपने मम्मी पापा पर भरोसा रखते हुए मैंने साइंस नहीं लिया और मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया, जिसके लिए मुझे बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ा, बट मैंने वही किया। मैंने और मेरी मम्मी ने काफ़ी बार चिन्मय के चक्कर लगाए इसलिए, बट अल्टीमेटली हमने वो सब्जेक्ट चूज़ किया। और फिर कॉलेज में भी मैंने आर्ट्स लिया है, BA ऑनर्स और MA किया है मैंने। बट मुझे इतना पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है और मैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो जाऊँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि जो आपका इंटरेस्ट है और आपको जिस चीज़ के लिए सपोर्ट मिल रही है, आप प्लीज़ उस पर भरोसा रखें और आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी जगह पे पहुँच ही जाएंगे। एक सोसाइटल प्रेशर में आप वो मत करें जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। अदिति झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और हमारे बच्चों को भी समझाया कि आज लगे रहो का मंत्र क्या है। ऐसे ही हम अपने शो लेट्स टॉक प्रेजेंटेड बाय रिपोर्ट्स मीडिया नेटवर्क एंड स्पॉन्सर्ड बाय ला गार्डेनिया बैंकेट हॉल में अनेकों गेस्ट को बुलाते रहेंगे ताकि आपकी भी मदद हो सके। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ बोकारो रिपोर्ट्स में। धन्यवाद।